गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक मैंने आपको क्षितिज के 4 चैप्टर पढ़ाए। नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, सूरदास के पद और तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज मैं आपको कविता का क्षितिज का ही एक और चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, उत्साह। ये इसे निराला जी ने लिखा है। निराला छायावादी कवि थे और निराला ने लिखा है, उन्होंने बादलों को कविता में बादलों का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। भाषा उनकी साहित्यिक खड़ी बोली है और उन्होंने कविता के माध्यम में से लोगों में एक जन जागृति, उत्साह पैदा करने के बारे में बताया है कि अगर लेखक उसका ये उत्साह, क्योंकि वो चाहता है लेखक कि अगर लेखक अपनी नई कविता ऐसी लिखे कि लोगों के मन में एक जोश पैदा कर सके, ना कि उन्हें शिथिल बनाए, तो यही उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताया है। तो आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धार हो। कहता है कभी, हे बादल क्या करो, गरजो। इतना कैसे गरजो, बहुत गरज कर बरसो। बादल गरज कर बरसो, घेर घेर घोर गगन, सारे आकाश मंडल को घेर करके क्या करे, धारा धार हो। धारा धार माने लगातार मूसलाधार बारिश, यानी धार धार यानी बंद ना होने वाली बारिश। ऐसी बारिश करो कि जो रुकने वाली ना हो, लोग ऐसी लोगों के अंदर शीतलता प्रदान करने वाली हो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। कहते हैं कैसे है वो बादल, ललित माने सुंदर सुंदर, ललित माने सुंदर सुंदर, जैसे बच्चे के घुंघराले बाल होते हैं काले काले, ऐसा आकाश मंडल जब बारिश करने वाला होता है वो कैसा लगता है। जैसे देखा होगा कि बादल होता है तो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे बनता है, तो वो कहते हैं कि सुंदर सुंदर जैसे बच्चे के घुंघराले बाल होते हैं, ऐसे वो बादल प्रतीत होता है। बाल कल्पना कैसे पाले, अथवा ऐसा करता है जैसे बच्चा को अगर पेंसिल दे दो तो बच्चा क्या करता है, उसको कोई जैसी उसकी कल्पना बनती है वो कभी टेढ़ा बनाता है, ऐसे कभी वो गोल बनाता है, कभी लंबा खींच देता है। ऐसे ही जो बादल होते हैं, आपने देखा होंगे आकाश में बादल कैसे होते हैं, कभी ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं, कभी सीधे लंबा बना देते हैं। तो इस तरीके से वो कहता है कभी जैसे बच्चों की कल्पना होती है, बच्चा अपनी कल्पना को अपनी रेखांकित करता है, रेखा के द्वारा उसे बनाता है, उसी तरीके से जो बादल हैं वो सुंदर प्रतीत होते हैं। विद्युत छड़ोर में कभी नवजीवन वाले, उसके हृदय में क्या होता है, विद्युत बिजली, जो बादलों के अंदर बिजली चमकती है ना, कि यानी आपके बादलों के अंदर बिजली भरी होती है, जो लोगों में नवीन जीवन देने वाली होती है। जीवन का नव जीवन यानी नया जीवन देने का उल्लास पैदा करने वाली होती है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। कहते हैं वज्र छिपा नूतन कविता में, कि कवि कहता है कि अपनी कवि से कहता है अपनी कविताओं के माध्यम से ऐसी रचना करो कि उसके अंदर वज्र छिपा, लोगों में एक जागृति पैदा हो सके, लोगों के अंदर एक जोश पैदा हो सके। हे बादल गरजो, हे बादल ऐसा गरजो, ऐसा बादल गरज गरज कर बरसो। आगे है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कहते हैं विकल विकल, विकल माने कहते हैं व्याकुल व्याकुल, जब गर्मी से उन्मन यानी अनमने से व्याकुल, जब गर्मी तेज पड़ती है लोग व्याकुल से घूमते हैं, अनमने से मौसम आजकल का ऐसे ही चल रहा है। कहते हैं जब बहुत तेज गर्मी होती है तो लोग व्याकुल व्याकुल होकर घूमते हैं, अनमने से घूमते हैं, तब उस समय क्या होता है, विश्व के निधाग कहते हैं गर्मी, सारा संसार गर्मी से, सकल माने सारे संसार के लोग गर्मी से, अनमने से और व्याकुल होकर घूमते हैं।
तब क्या करते हैं आप, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। उस समय आप किसी अज्ञात दिशा से आकर के, अनंत यानी जिसका अंत ना हो वो अनंत है, या ऐसे अनंत जो जिसका अंत होने ना वाले हुए बादल हो, तब वो क्या करते हैं, तप्त माने जलती हुई धरती पर जल की बारिश करके सारी संसार को, सारी धरती को आप शीतलता प्रदान करते हो। हे बादल गरजो, और ऐसे गरजो कि लोगों में एक नया संचार पैदा कर दो, नया जीवन प्रदान कर दो। यानी कविता के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है कि लोगों की में जागरूकता, लोगों में जोश पैदा करना चाहता है कि लोगों की कवि उत्साह किसका प्रतीक है, सॉरी बादल किसका प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है। जैसे बादल गरजते में, क्योंकि जब जो धीमी आती है, क्वेश्चन आता है अगर रिमझिम और धीमी धीमी बारिश आती है तो वो क्या करती है, एक जोश पैदा नहीं करती, लेकिन अगर वो ही गरजने के बाद बारिश होती है तो लोगों में एक जोश पैदा करती है। ऐसे कवि इसलिए वो कहना चाहता है कि लोगों में एक जोश पैदा होना चाहिए, ना कि धीमी धीमी विचारों में, जिससे क्योंकि जोश पैदा होने के बाद ही विचारों में परिवर्तन आता है, अन्यथा विचारों में परिवर्तन आना मुश्किल होता है। अब निराला जी ने दूसरी कविता लिखी है, प्रसंग बिल्कुल अलग है। कविता का पहली कविता में उन्होंने बादल के बारे में बताया, अब दूसरी कविता उनकी है फागुन के सौंदर्य की बारे में बताया है। फागुन जानते हो, होली के बाद बसंत ऋतु आती है, उसी को फागुन की ऋतु बोलते हैं। और जब बसंत ऋतु आती है तो चारों ओर फूलों की महक से वातावरण सुगंधित होता रहता है, चारों तरफ फूलों की महक, चारों तरफ फूलों की सुंदरता दिखाई देती है। उसी सुंदरता का वर्णन कवि अपने काव्य में कर रहा है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। अट नहीं रही आभा फागुन की, तन सट नहीं रही। बहुत ही इजी है, साहित्यिक भाषा, आपको बहुत ही पढ़ते पढ़ते के साथ इसका अर्थ समझ में आएगा, क्योंकि पहली कविता फिर भी कठिन है, क्योंकि उसमें पुनरुक्ति अलंकार है, ध्वन्यात्मक उनका वर्णन किया गया है। में साहित्यिक हिंदी है, इसलिए बहुत आसानी से समझ में आ रही है। अट नहीं रही आभा फागुन की, तन सट नहीं रही। जो फागुन का आभा कहते हैं सौंदर्य, फागुन का जो सौंदर्य है वो सारे संसार में इतना फट रहा है कि लोगों में उसकी सुंदरता समा नहीं रही, चारों तरफ उसकी सौंदर्य ही सौंदर्य दिखाई दे रहा है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कहते हो कहीं जब चारों ओर फूल लग जाते हैं तो वातावरण में क्या होती है, खुशबू वातावरण, क्योंकि चारों तरफ फूलों की महक आती है तो आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। तो वो कवि कहता है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। जब फागुन के महीने में फूलों की महक के समय हम सांस लेते हैं तो हमारा अंतरात्मा तक हमारी महकने लगती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। जब मन प्रसन्न होता है तो व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं उड़ने लग जाऊं, खुश हो जाता है। तो यानी इतना वातावरण महक जाता है, इतना वातावरण सुगंधित हो जाता है कि व्यक्ति इतना खुश और आनंदित हो जाता है कि उसका मन करता है उड़ने को नभ में, आकाश में वो उड़ने का मन करता है। वो चाहता है कि इस महक को अपने अंदर सारे इसकी सुगंध को अपने सारे अंदर समा ले। पर कर देते हो, पर मीन्स पर, पंख। ऐसा मन करता है व्यक्ति का कि मेरे भी पंख लग जाए और मैं भी आकाश में उड़कर इसकी महक को अपने अंदर समेट लूं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अगर इस कवि कहना चाहता है इस फागुन के सौंदर्य से मैं चाहता हूं कि अब इसे ना देखूं, लेकिन उसका सौंदर्य इतना मन को आकर्षित करने वाला होता है कि मैं अपनी आंख हटाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं उसकी आंख को हटा नहीं पाता। कहता है कवि कहीं पत्तों से लदी डाल
कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्प माल। कवि कहता है पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कवि कहता है कवि कि फागुन के महीने में सारे वृक्षों के की डालियां हैं वो पत्तों से भरी होती हैं। वो कहीं पर वो लाल लाल पत्ते नजर आते हैं, कहीं कहीं हरे, यानी आपने देखा होगा कोपल पत्ते आते हैं, जो नए नए कोपल पत्ते होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। तो वो कहता है कहीं कहीं लाल और कहीं कहीं हरे पत्तों से पूरी डालियां भरी होती हैं फागुन के महीने में। कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं बेल लगी होती है, और बेलों की जो माला है वो कैसे ऐसे लगती है कि मंद मंद उनकी जो सुगंध है पुष्पों की, उसकी माला की तरह वृक्षों पर लटकी होती है। पाट पाट शोभा श्री, पट नहीं रही, श्री माने कहते हैं लक्ष्मी, यानी सुंदरता की जो लक्ष्मी है। पाट पाट कहते हैं पत्ते पत्ते पर, पत्ते पत्ते पर फागुन के महीने में जो सौंदर्य है वो क्या है, समा नहीं रहा है, पट नहीं रहा है, समा नहीं रहा है। ऐसा फागुन का सुंदर है जो लोगों के मन को आनंदित कर रहा है, उल्लासित कर रहा है, व्यक्ति के अंदर उड़ने का मन करता है, व्यक्ति प्रफुल्लित होने लगता है। यानी बहुत ही इजी है ये कविता, ये वाली आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और बोर्ड के अकॉर्डिंग भी इसके अर्थ, बादल वाले का उत्साह कविता का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसकी क्वेश्चन आंसर्स देखिए, कवि इसके तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कवि बादल में फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। कवि कहता है कि बादल फुहार रिमझिम की तरह बरसने के लिए क्यों नहीं कहता, बल्कि गरजने के लिए कहता है। क्यों, यानी इसलिए नहीं कहता कि अगर रिमझिम और बरसने से व्यक्ति पर क्या होता है, परिवर्तन नहीं आ सकता। जैसे कि हवा चलती है तो व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन नहीं लाती, वहीं अगर आंधी चलती है तो विचारों में परिवर्तन ला देती है। वैसे ही जब गरज कर बारिश होती है तो लोगों में एक उत्साह पैदा हो जाता है। इसलिए और लेखक का उद्देश्य है कि लोगों में जोश पैदा करना, उत्साह पैदा करना, क्योंकि कविता का पाठ का नाम ही है उत्साह, लोगों में जोश का प्रतीक है। इसलिए कवि ये कहना चाहता है कि बरसने के स्थान पर वो गरजने के लिए कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। तो उत्साह क्यों रखा गया, क्योंकि बादल किस चीज की है, गरजना, बादल जो बरसते हैं वो एक जोश पैदा करते हैं, एक नव जीवन पैदा करते हैं, गर्मी से लोगों में राहत देते हैं, लोगों को आनंदित करते हैं, इसलिए लोगों में उत्साह पैदा होता है। वैसे ही कवि चाहता है कि कविता की रचना लेखक ऐसी करें कि लोगों में एक जोश पैदा हो, एक क्रांतिकारी चेतना पैदा हो, जिससे समाज में बदलाव की स्थिति ला सके। अगर साधारण कविता को अगर की रचना की जाएगी तो समाज में बदलाव नहीं लाया जा सकता। अगर वही कविता में एक जोश होगा, एक उत्साह होगा बादल की तरह, तो क्या होगा, तो वो लोगों में एक बदलाव लाएगा। तो इसीलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया। तीसरा क्वेश्चन है, बादल में, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। किन किन अर्थों की ओर, उत्साह की ओर संकेत करता है, ठीक है, लोगों में जन जागृति के लिए अर्थ में प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है। वैसे छांट कर लिखिए, ऐसे आते नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। नाद सौंदर्य कहते हैं आवाज पैदा करने वाले। तो कविता में घेर घेर ऐसे जो शब्द यूज हुए हैं, तो धारा धार हो, तो यानी ये नाद सौंदर्य पैदा कर रहे हैं। ऐसे ये फोर्थ क्वेश्चन आपको नहीं करना है, बस इसके यही 3 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं उत्साह के। अब आगे हम
अट नहीं रही के क्वेश्चन देख रहे हैं, नीचे रही है अट नहीं रही का। इसके भी क्या है, छायावाद की, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य में। और कविता में किन पंक्तियों को पढ़कर ये भाषा धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। यानी इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि कविता की लाइनें लिखनी है इसमें। तो अगर नहीं है तो वो कहता है छायावाद की खास प्रक्रिया अंतर मन के भावों को, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है कवि की आंख फागुन के सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि की आंख, क्योंकि वहाँ जो फागुन में जो सारा वातावरण कैसा होता है, महकने लगता है, इसलिए कवि की जो हर पत्ते पर हरे और लाल बोल लगे होते हैं, पत्ते निकल आते हैं, कोपल पत्ते हैं जो मन को आकर्षित करते हैं, सारा वातावरण सुगंधित होता है, महकने लगता है, इसलिए फागुन की सुंदरता से कवि का मन नहीं हटता है। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है। कवि कहता है कि मेरे भी पर लग जाएं कहीं पर, जिससे मैं भी उड़ने का मन करता है। कवि ने उसके बारे में कहा है कि वातावरण ऐसा महकने लगता है कि उसकी सौंदर्य समा नहीं रहा समाज में, तो यही उसके बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो फागुन में यही होता है क्योंकि बसंत ऋतु होती है और इसलिए बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा तक कहा जाता है, यानी कुछ तो क्वालिटी होंगी। बसंत ऋतु का मौसम ऐसा होता है कि इसमें हर पुष्प और वृक्षों पर फल आते हैं, क्योंकि ना तो अधिक सर्दी होती है ना इस मौसम में अधिक गर्मी होती है, इसलिए लोगों को ना तो गर्मी से परेशान होते हैं ना इसमें सर्दी से परेशान होते हैं, इसलिए इसे ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। यही कारण है कि ये बाकी ऋतुओं से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है इन कविताओं के आधार पर निराला जी की काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखी। तो यानी उन्होंने काव्य की क्या विशेषताएं हैं निराला जी की, कि यही है कि उन्होंने साहित्यिक हिंदी का वर्णन किया है, उन्होंने भाषा में पुनरुक्ति अलंकारों का प्रयोग करा है, और उन्होंने बताया है कि प्रकृति का बहुत ही व्यापक वर्णन करा है। तो उन्होंने बादल के रूप में भी प्रकृति का वर्णन करा है और फागुन के सौंदर्य के बारे में, यही उनके काव्य की शिल्प की यही विशेषता है। तो बस यही आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। मैं आपको PDF बना के दे रही हूँ, इनके क्वेश्चन करने हैं आपको। उसके 3 क्वेश्चन हैं वो करने हैं, बाकी आपको अर्थ पढ़ना है क्योंकि इसका अर्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है उत्साह का, इसलिए आप इसे पढ़ेंगे।